हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेटा बड़े अच्छे होंगे, बड़े मस्त होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे। जैसा कि बच्चा आप सब जानते हैं, हमने एक अनाउंसमेंट किया था यूट्यूब पे कि 10 जनवरी से आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे, जिसमें MWF टाइम टेबल रहेगा किसका बेटा, पॉल साइंस का, और TTS रहेगा किसका बेटा, हिस्ट्री का। तो अब 10 जनवरी है बेटा, 10 जनवरी को हम जानते हैं कि आज सैटरडे है, सैटरडे के हिसाब से हिस्ट्री की वीडियो अपलोड होनी चाहिए, लेकिन बच्चा फिर भी हम शुरुआत पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं, इसलिए आज केवल पॉल साइंस की रहेगी। उसके बाद जो भी TTS को वीडियो आया करेगी बच्चा, वो हिस्ट्री की ही मिलेगी। याद रखना, शाम 6 बजे आपको टाइम पर सारी वीडियोस अपलोड मिला करेंगी, ठीक है। तो कोई भी बच्चा इस टाइम को भूले ना, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से सिलेबस को शुरू कर देते हैं। आज जो चैप्टर रहने वाला बच्चा हमारा रहने वाला दो ध्रुवीयता का अंत। अब कहेंगे सर ये दो ध्रुवीयता होता क्या है, पहले हमें समझ लेना चाहिए बच्चा व्हाट इज बाइपोलर, व्हाट इज दो ध्रुवीयता, आखिरकार ये दो ध्रुवीयता है क्या। तो हमें जानने के लिए बेटा समझना पड़ेगा थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। 1939 टू 1945 हमारा चला था बेटा क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दो पावर्स, दो शक्तियां, एक साइड बेटा USA, दूसरी साइड USSR, जो दोनों एक साथ मिलकर चल रही थी, एक साथ मिलकर लड़ रही थी, अचानक से दोनों के बीच में ही प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और पूरा विश्व दो भागों में डिवाइड हो गया। एक को कहा गया बेटा पश्चिमी दुनिया, एक को कहा गया बेटा पूर्वी दुनिया। ये जो दुनिया वर्ड लिखा है बेटा, दुनिया वर्ड की जगह गठबंधन, खेमा या फिर गुट, कुछ भी वर्ड आ सकता है। दैट्स मीन अगर आपको लिखा आता है बेटा वेस्ट अलायंस, तो आपको याद करना है हम USA की बात कर रहे हैं। अगर लिखा आता है बेटा ईस्ट अलायंस, तो हमें याद रखना है हम USSR की बात कर रहे हैं। तो इसी ने बेटा, अब देखो जब इनके बीच एक वर्ड आया कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा, कोल्ड वॉर का मतलब होता है ठंडा युद्ध। क्या होता है, ठंडा युद्ध। आप कहेंगे सर ये चैप्टर तो कट है, कट तो ठीक है बेटा, लेकिन कट होने के बावजूद भी हमें जब तक इसकी जानकारी नहीं लेंगे तब तक हमें ये चैप्टर समझ नहीं आने वाला। क्लियर है बात। तो देखो हम समझते हैं ठंडा युद्ध का मतलब क्या है, इट इज आइडियोलॉजिकल वॉर। आइडियोलॉजिकल वॉर, व्हाट इज आइडियोलॉजिकल वॉर एंड व्हाट इज आइडियोलॉजी, आखिरकार विचारधारा होता क्या है। तो बेटा हमें समझ लेना चाहिए विचारधाराओं का युद्ध, इधर मैं लिख दे रहा हूं पहले, क्या विचारधाराओं का युद्ध। विचारधाराओं का युद्ध लिख देने से पहले बच्चा मेरे को देख लेना चाहिए यहां पे द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। देखो उस टाइम पे ना वर्ल्ड में दो आइडियोलॉजीज काम कर रही थी। कितनी, दो। एक थी बेटा पूंजीवाद, दैट्स मीन कैपिटलिज्म, दूसरी थी समाजवाद, दैट्स मीन सोशलिज्म। यानी कि देखो ये जो अमेरिका चल रहा था वो पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पे चल रहा था, कैपिटलिज्म के आधार पे चल रहा था। कैपिटलिज्म का मतलब क्या था कि सभी संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, सभी संसाधनों पर जनता का अपना अपना पर्सनली अधिकार होगा, सरकार को इंटरफेयर नहीं करेगी। और सोशलिज्म का मतलब क्या था, हर एक इंसान को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगी वो कौन कराएगी, सरकार कराएगी। क्लियर हुई बात। कैपिटलिज्म में हर एक रिसोर्सेज पर जनता का हक है, सरकार का नॉन इंटरफेरेंस। लेकिन इसमें क्या है, हर एक चीज सरकार की होगी, जनता अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। यानी कि सोशलिज्म का मतलब होता है सरकार जनता को एक एक चीज प्रोवाइड कराएगी, और जो प्रोवाइड कराएगी सबको इक्वल मिलेगा, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। जबकि पूंजीवाद का मतलब ये होता है बच्चा कि सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर पर्सन अपनी एबिलिटी रखता है तो वो कितने भी रिसोर्सेज को गैदर कर सकता है, इकट्ठे कर सकता है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। उसके बाद बच्चा हम देखते हैं ऐसे पूंजीवाद और समाजवाद के बाद जो पूंजीवाद को मान रहा था वो मान रहा था बेटा USA,
और जो समाजवाद को मान रहा था वो मान रहा था यूएसएसआर। तो दोनों ही चाहते थे कि वर्ल्ड उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, है ना, दुनिया उनकी विचारधारा माने। दोनों ही देश चाहते थे, ठीक है। तो इसी विचारधारा के फैलाव के लिए जो लड़ाई हुई, जो युद्ध हुआ, उसी को क्या कहा गया, उसी को शीत युद्ध कहा गया, ठीक है। अब शीत युद्ध के बाद बच्चा ये तो समझ आ गया, तो यहां से क्लियर हो गया दुनिया ना दो ग्रुप में बट गई, दो गुट में बट गई। इसे कहा गया बेटा फर्स्ट वर्ल्ड, यानी कि पहली दुनिया। इसे कहा गया बच्चा सेकंड वर्ल्ड। क्या कहा गया, सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड मींस दूसरी दुनिया, ठीक है। अब देखो लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, दोनों अपने अपने गुंडे इकट्ठे करेंगे नहीं करेंगे। अब अपनी भी होती है तो क्या कर रहा है, हेलो भाई लड़ाई हो गया जल्दी आ जा, चल भाई उड़ते हुए आता है, ये चलो। फिर हम क्या करते हैं, आपस में अपने अपने गुट इकट्ठे कर लेते हैं, अपने अपने ग्रुप इकट्ठे कर लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही मामला सेट कर रहे हैं ये दोनों। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से अमेरिका है, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया बेटा नाटो। क्या ग्रुप बनाया, नाटो। इसे बनाया था उन्होंने 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सेकंड वर्ल्ड है, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया बेटा वार्सा पैक्ट। अब देखो एक ने गुंडे बना लिए तो दूसरा भी तो बनाएगा, तो अपने इसने गुप्त कौन सा बना दिया, वार्सा पैक्ट। और वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी बच्चा, 1955, ठीक है। तो यहां से दोनों पूरे तरीके से दुनिया में खड़े हो गए थे, यानी कि दोनों में दुनिया में दोनों पावर्स नजर आ रही थी। क्लियर हुई बात। इसी को देखते हुए बेटा जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में एक दीवार बन गई। क्या बन गई बच्चा, एक दीवार बन गई जो बर्लिन को दो भागों में बांट दिया। एक को कहा पश्चिमी बर्लिन, एक को कहा बेटा पूर्वी बर्लिन। पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। अब ये पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो बड़ा ध्यान से समझना। पश्चिमी शब्द जहां पे आ गया वहां पे आ गया यूएसए, पूर्वी शब्द जहां पे आ गया वहां पे आ गया यूएसएसआर। तो दोनों ही बर्लिन के ही लोग आपस में दोनों के आइडियोलॉजी को लेकर लड़ने लगे। आधा बर्लिन कहता था जी अमेरिका ठीक है, आधा बर्लिन कहता था जी नहीं सोवियत संघ ठीक है। तो दोनों की ये आइडियोलॉजिकल वॉर, बीच में एक दीवार खड़ा कर दी। जो दीवार बनी, इस साइड के लोगों को कहा गया वेस्ट बर्लिन, उस साइड के लोगों को कहा गया ईस्ट बर्लिन, ठीक है। ये दीवार बेटा 150 किलोमीटर लंबी थी, 1961 में बनाई गई थी, 1989 में गिराई गई थी, 28 इयर्स तक खड़ी रही थी। इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो याद करने हैं ये क्या, दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर, ठीक है। बनाया कब गया 1961, गिराया कब गया 1989। कितने वर्षों तक खड़ी रही, तो 28 इयर्स तक खड़ी रही। और उसके साथ आपको बच्चा याद रख लेना चाहिए क्या, कि ये जो बर्लिन की दीवार थी, ठीक है, शीत युद्ध का प्रतीक थी, यानी कि द बर्लिन वॉल इज साइन ऑफ कोल्ड वॉर। क्लियर हुई बात। और बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, यानी कि द साइन ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर। क्लियर हुई बात। और दोनों ही आइडियोलॉजिकल, मतलब अगर पूछे जो बर्लिन की दीवार थी डैश और डैश के बीच विभाजन का प्रतीक थी, तो आप कहेंगे पूंजीवाद और समाजवाद। दोनों आइडियोलॉजी है, यानी कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच डिवाइड का साइन थी। कौन सी दीवार बच्चा, बर्लिन की दीवार। उम्मीद करता हूं बर्लिन तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब तो बेटा अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, सोवियत प्रणाली, दैट मीन्स सोवियत सिस्टम, सोवियत प्रणाली या सोवियत सिस्टम। देखो बेटा सोवियत संघ में 1917 में, कब बच्चा 1917 में एक समाजवादी क्रांति हुई। और ये क्रांति जो थी वो पूर्ण रूप से
पूंजीवाद के विरुद्ध थी। किसके विरुद्ध थी? पूंजीवाद के विरुद्ध थी। ठीक है, तो ये समाजवादी क्रांति जो पूर्ण रूप से बेटा पूंजीवाद के विरुद्ध थी, इस समाजवादी क्रांति का उद्देश्य था क्या? पूरे वर्ल्ड को समाजवादी विचारधारा के आधार पर चलाना। क्लियर हुई बात? उसी से एक सोवियत प्रणाली बनी। अब यहां से बेटा मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, यह एक क्वेश्चन बेटा यहीं से आ जाता है क्या? सोवियत प्रणाली की कमियां। बेटा अब सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को कई बार क्या कर देता है, क्वेश्चन को ना टर्न कर देता है। आंसर वही होता है लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता आखिरकार क्वेश्चन क्या था। तो सुनो यहां पे थोड़ा सा और में एक क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ किस प्रकार एक महाशक्ति बनकर उभरा? महाशक्ति बनकर उभरा। देखो मान लो बच्चा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा क्यों टॉपर बनकर उभरा? तो वो केवल और केवल अपनी विशेषताओं के कारण टॉपर बना होगा। तो सोवियत संघ भी एक महाशक्ति बना तो किस कारण बना? सोवियत संघ भी महाशक्ति बना अपनी विशेषताओं के कारण। ठीक है, यानी कि सुपर पावर बना अपनी मेरिट्स के कारण। क्लियर हो गई बात? तो आपसे पूछे बेटा मेरिट्स ऑफ सोवियत सिस्टम एंड डिमेरिट्स ऑफ सोवियत सिस्टम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अब मेरिट्स में क्या क्या आ जाएगा बच्चा? देखो बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट बताऊंगा जो याद रह जाए आपको। ठीक है, तो सबसे पहला तो बेटा उधर का जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो सुपर फास्ट था। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और यानी कि परिवहन और कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं बेटा? संचार प्रणाली। क्या कहते हैं? संचार प्रणाली। तो परिवहन और संचार प्रणाली उत्तम थी। ठीक है, सब कुछ समाजवादी विचारधारा के आधार पर चलता था। पर अर्थव्यवस्था का होना है ना। उसके बाद आप बता सकते हो बेटा कि खनिज बड़ी मात्रा में मिल जाते थे, घरेलू उपभोक्ता बाजार का उत्तम होना, बड़ा अच्छा था घरेलू उपभोक्ता बाजार। सुई से लेके, यानी कि छोटी सी पिन होती है ना, पिन से लेके कार तक सोवियत संघ खुद डेवलप करता था। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद बेटा आप लिख सकते हो क्या? उसके बाद आप लिख सकते हो यहां से क्या कि उधर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, संचार कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गया, खनिज हो गया, घरेलू उपभोक्ता बाजार हो गया और बेरोजगारी नहीं थी। लोगों की जरूरतें सरकार द्वारा फुलफिल की जाती थी। लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा जाता था। ठीक है, इतना याद कर लेना बेटा, 4 नंबर का आता है। ठीक है, आप आराम से मेंशन कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आप याद रखेंगे कमियां। क्या चीज? कमियां। आखिरकार इसमें कमियां क्या क्या थी? तो कमियां थी बेटा, एक मैंने बताया सुई से लेके पिन तक, यानी कि पिन से लेके कार तक सोवियत संघ में बनती थी। ठीक है, लेकिन जो घरेलू उत्पाद होता था, घरेलू सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ठीक है,
तो क्वालिटी शब्द को सही शब्दों में बोलूं तो घरेलू सामान की गुणवत्ता सही नहीं थी। ठीक है, फिर प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका से पीछे होना, अमेरिका से पीछे होना। फिर उसके बाद आप बता सकते हो बेटा क्या कि अमेरिका से पीछे था ये प्रौद्योगिकी के मामले में। फिर उसके बाद बेटा आप बता सकते हो कि इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध हो चुकी थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था का गतिरुद्ध होना। गतिरुद्ध होना। फिर उसके बाद आप बता सकते हो बेटा अर्थव्यवस्था का गतिरुद्ध होने के बाद आप बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक और पॉइंट दे सकते हो इधर कि लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी ना होना। ना होना, ठीक है, वो अपनी जो भी बात रखते थे चुटकुलों या कार्टून के माध्यम से रखते थे। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो एक पार्टी का दबदबा, एक पार्टी का दबदबा। उसके बाद आप लिख सकते हो बेटा कि उधर जो प्रशासनिक तंत्र था उसने अपना प्रभाव जमा रखा था, है ना, यानी कि प्रशासनिक तंत्र का, प्रशासनिक तंत्र का निरंकुश होना, यानी कि वहां का प्रशासन काफी निरंकुश हो चुका था। निरंकुश का मतलब क्या है, किसी के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो बेटा जनता की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाएं पूर्ण ना होना, पूर्ण ना होना। ठीक है, ये सारी कमियां बेटा आगे चल के इसके विघटन का भी कारण बनेंगी। क्लियर हो गया टॉपिक? अब आपको समझ आ गया होगा सोवियत संघ की विशेषताएं और सोवियत प्रणाली की कमियां। तो बेटा ये हमारा हो गया क्या टॉपिक, ये हो गया था हमारा सोवियत प्रणाली की कमियां और विशेषताएं। अगला जो टॉपिक रहने वाला है बच्चा हमारा रहने वाला है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे बेटा, क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में कब ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को, ठीक है, गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया। और उसी के साथ बेटा 1985 में ये जैसे ही महासचिव बने तो इन्होंने देखा कि सोवियत अर्थव्यवस्था में यार बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, क्या है, सोवियत अर्थव्यवस्था में, सोवियत राजनीतिक तंत्र में, सोवियत संघ में, सोवियत के प्रशासन में बहुत सारी कमियां। तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना इन कमियों को सुधारा जाए। ठीक है, तो इन्होंने सुधार की नीतियां अपनाई, दो नीतियां अपनाई। एक अपनाई बेटा पेरिस त्रोइका। कौन सी बेटा? पेरिस त्रोइका। ठीक है, पेरिस त्रोइका का मतलब क्या था? पुनर्रचना। पुनर्रचना, पुनर्रचना का मतलब क्या था? दोबारा से पूरे तरीके से सामाजिक तंत्र को बनाना। और दूसरी नीति जो इन्होंने अपनाई ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट की नीति का मतलब क्या था बेटा? खुलापन की नीति। खुलेपन की नीति का मतलब समझ रहे हो ना, कि अर्थव्यवस्था को ओपन करना। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार क्यों करना चाहते थे? सोवियत संघ में सुधार क्यों
करना चाहते थे। आखिरकार जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ में सुधार क्यों करना चाहते थे, एक बड़ा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे जी किस चीज के लिए? पहला तो पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने के लिए, ठीक है। फिर आप लिखेंगे बेटा लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, लोकतंत्र को बढ़ावा का मतलब क्या है? लोगों को राजनीतिक आजादी, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये चाहते थे बेटा क्या, और ये चाहते थे लोगों को, मतलब जो सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ को प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका के बराबर लाना, ठीक है। तो ये जो भी सुधार कर रहे थे वो सारे सुधार कहीं ना कहीं क्या थे बेटा? सोवियत संघ की जनता के लिए अच्छे थे, ठीक है। क्या थे? सोवियत संघ की जनता के लिए अच्छे थे। वो चाहते थे कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, वो चाहते थे लोगों को बोलने की आजादी मिले, वो चाहते थे लोगों को चुनाव में हिस्सेदारी मिले, वो चाहते थे कई सारी पार्टियां चुनाव लड़े। तो इतनी सारी चीजें जब मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं सोवियत संघ का भला होता, लोगों को भी बोलने की आजादी मिलती, लोगों को समझने की आजादी मिलती। फिर भी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सोवियत अर्थव्यवस्था, जो सोवियत संघ था, वो मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी की वजह से टूट का शिकार हो गया। ये क्वेश्चन आता है कि गोर्बाचेव तो सोवियत संघ का समस्याओं का निदान ठीक ठीक कर रहे थे, परंतु ऐसा क्या हुआ जिस कारण सोवियत अर्थव्यवस्था टूट गई या सोवियत संघ टूट गया? क्लियर? तो आप कहेंगे बड़ा सिंपल सा आंसर इसका, क्या कि लोगों में स्वतंत्रता का ज्वर उमड़ पड़ा था और अब लोग उस व्यवस्था में जीना नहीं चाहते थे जिस व्यवस्था में चाहते थे, जिस व्यवस्था में जी रहे थे, ठीक है। अब वो चाहते थे अचानक से आजादी मिल जाए। तो लोगों को क्या लगा जी ये जो सुधार कर रहे हैं ना मिखाइल गोर्बाचेव, वो काफी धीमी गति से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुधार धीमी गति से, ठीक है। तो लोग चाहते थे इन सुधारों की गति तेज हो, जिस वजह से बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 1991 में रूस के 3 बड़े गणराज्य, कौन कौन से? रूस, बेलारूस और यूक्रेन, तीनों बड़े गणराज्यों में क्या हो गई बेटा? आपसी बन गई और तीनों ने सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होने की डिमांड उठा डाली। तीनों का कहना था जी अब हम सोवियत संघ के साथ नहीं रहेंगे। ये किसके नेतृत्व में हुआ? पूछता है क्वेश्चन, तो आप कहेंगे बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बोरिस येल्त्सिन। और बोरिस येल्त्सिन ही रूस के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री बने। क्लियर होगी बात? राष्ट्रपति बने। क्लियर है? तो अगर पूछे जो रूस के पहले राष्ट्रपति बने वो कौन थे, तो आप कहेंगे बोरिस येल्त्सिन। क्लियर है? और अगर अंतिम महासचिव पूछे तो क्या कहेंगे जी? अंतिम महासचिव में नाम लेंगे आप मिखाइल गोर्बाचेव का। क्लियर? अब इससे अगला टॉपिक आने वाला है बच्चा हमारा, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? आखिरकार 1991 में ऐसा क्या हुआ कि सोवियत संघ अचानक से टूट गया? क्वेश्चन क्या है बेटा? सोवियत संघ के विघटन के कारण।
सोवियत संघ के विघटन के कारण। और इसी के साथ बेटा दो क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, दो में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, यहां पे लिखा है सोवियत संघ के विघटन के कारण, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देगा। और बेटा सीधा सीधा 6 नंबर में छपता है, 6 नंबर कम नहीं होते। तो आप अच्छे से दोनों ही क्वेश्चन को फोकस करना है ना, दोनों ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले हम कारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? कारण। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। जिस भी बच्चे को अगर पूरे नोट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे बेटा अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूं, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करें जो भी डाउट हो, ठीक है। और जो भी आपको पूछना हो कॉल पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा। क्लियर हुई बात? आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। किसी बच्चे को डर लगता है जी सर मुझसे नहीं हो पाएगा, ये आपके सामने नंबर है, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर आपको नंबर नहीं देते, ठीक है। हम डायरेक्ट आपको नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चा व्हाट्सएप करना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कॉल्स को लॉक कर रखा है, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि अर्जेंट काम भी है, अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप डायरेक्ट कॉल करोगे, ठीक है, स्विच ऑफ आएगा, आप परेशान हो जाओगे, सर ने तो गलत नंबर दे दिया। इसलिए आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा। क्लियर हो गई बात? अब सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो पहला तो बेटा मैंने आपको अभी बताया था कि जो जो सोवियत संघ की कमियां थी वही सब सोवियत संघ के विघटन के कारण भी बनेंगे, ठीक है। तो क्या है बेटा? लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी ना हो पाना, आर्थिक आकांक्षाएं पूरी ना हो पाना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें बेटा, अगर देखो लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो देश किस काम का? कोई देश की वैल्यू ही नहीं है। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद बेटा लोकतंत्र का अभाव, उधर लोकतंत्र का काफी अभाव था। एक पार्टी का दबदबा, लगभग 70 साल तक एक ही पार्टी चलती रही। अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना, यानी कि उनकी जो जीडीपी ग्रोथ थी, क्या थी? जीडीपी ग्रोथ थी, वो क्या थी बेटा? जीडीपी ग्रोथ 0 थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो बेटा 1979 अफगानिस्तान युद्ध में इंटरफेयर करना, अपने खाने के लाले पड़े हैं, दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। जो हालात आज बांग्लादेश के हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, और क्या बोलते हैं पता है? बांग्लादेश के लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम फूड सप्लाई बंद कर दे तो इंडिया वाले भूखे मर जाएंगे। अबे जितना इंडिया वाले थाली में छोड़ते हैं ना, उतना तुम टोटल खाते हो। समझे बात को? अच्छे से याद रखना, नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को। जितना हम थाली में छोड़ देते हैं उतना ऐसे तुम्हारी जनसंख्या का पेट भरता है। तो बेटा ऐसे कंफ्यूजन में मत रहा करो। क्लियर है? तो वही हाल उस टाइम पे सोवियत संघ का भी था, क्या कि अपने पास तो था नहीं, उसके साथ साथ वो अफगानिस्तान युद्ध में भी मदद कर रहा है। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद है बेटा क्या कि 1979 अफगानिस्तान युद्ध में हस्तक्षेप। फिर आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई, हो गया। फिर मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति के बाद हम लिख सकते हैं क्या, कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, वैसे तो 6 हो गए, 7वां भी लिख देता हूं बेटा, राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, 8वां भी लिख देता हूं बेटा, हथियारों की होड़। तो कोई से भी 6 पॉइंट को आप वेल एक्सप्लेन करके आंसर को तैयार कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद आ गया बेटा हमारा सोवियत संघ के विघटन के कारण तो हो गए, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, परिणाम क्या है। तो बेटा परिणामों में सबसे पहला जो परिणाम हमें दिखाई दिया वो था शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत का मतलब क्या है कि अब देखो दो शक्तियों के बीच शीत युद्ध चल रहा था, एक शक्ति खत्म हो गई तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया। उसके बाद बेटा हम कह सकते हैं हथियारों की होड़ की समाप्ति। हथियारों की होड़ की समाप्ति, ठीक है, यानी कि यहां से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है, अभी तक जो दो ध्रुव चल रहे थे जो दुनिया को संभाल रहे थे, उनमें से एक ध्रुव यानी कि सोवियत संघ खत्म हो गया। अब एक ही ध्रुव बचा पूरी दुनिया को संभालने के लिए, कौन सा था, अमेरिका। ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो बेटा दो ध्रुवीयता के अंत के बाद कि आप सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहे अगले पॉइंट को तो आप लिख सकते हैं 15 नए गणराज्यों का उदय। ठीक है, 15 नए गणराज्यों का उदय और रूस का उत्तराधिकारी बनना। यानी कि 15 नए राज्यों का उदय हुआ और जिसमें रूस था वो क्या, उत्तराधिकारी बन गया। उत्तराधिकारी का मतलब क्या था, अब जितने भी एग्रीमेंट जो सोवियत संघ के थे वो सारे एग्रीमेंट किसे मिल गए, रूस को मिल गए। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा आप लिख सकते हो, बेटा अगला आप लिख सकते हो क्या कि समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह। यानी कि समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया कि आखिरकार समाजवादी विचारधारा ठीक भी है या नहीं, क्योंकि जो देश समाजवादी विचारधारा को मान रहे थे वो टूट गए, ब्रेक हो गए। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस ब्रेकडाउन ने कि आखिरकार क्या समाजवादी विचारधारा को अपनाना ठीक है या हमें पूंजीवाद की साइड जाना चाहिए। क्लियर हुई बात। फिर आप लिख सकते हैं पूंजीवाद व्यवस्था का फैलाव। पूंजीवाद का फैलाव, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं बहुध्रुवीय विश्व का उदय। यानी कि विश्व अब दो ध्रुवीय से हटकर, पहले तो कुछ टाइम के लिए एक ध्रुवीय बना, एक ध्रुवीय मतलब अमेरिका का वर्चस्व आ गया है ना, लेकिन कुछ ही समय बाद विश्व एक ध्रुवीय से हटकर बहुध्रुवीय हो गया, क्योंकि 1991 में ये टूटा, 1992 में बेटा बन चुका था क्या, 1992 में बन चुका था उस टाइम तक क्या, यूरोपीय संघ। ठीक है, उससे पहले आसियान की स्थापना हो चुकी थी, है ना। तो इससे धीरे धीरे क्या होने लगा, वर्ल्ड बहुध्रुवीय होने लगा। चीन एक शक्ति के रूप में उभरने लगा, भारत शक्ति के रूप में उभरने लगा, जापान का शक्ति के रूप में उभरना, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुई बात। चलो वेरी गुड। इसके बाद बच्चा हमारा अगला टॉपिक आएगा क्या कि साम्यवादी सोवियत संघ के बाद। ठीक है, आखिरकार सोवियत संघ के बाद क्या हुआ, रशिया में किस तरीके की पॉलिसी अपनाई गई, उस चीज को हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बेटा एक पॉलिसी अपनाई गई, इसमें कौन सी, इसमें पॉलिसी थी बेटा शॉक थेरेपी। एक सेकेंड, क्या पॉलिसी थी बच्चा, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या था, तो आप कहेंगे सर शॉक का मतलब क्या होता है, झटका देना, करंट देना।
और थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना, है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। यानी कि अचानक से झटका देकर सोवियत व्यवस्था को सुधारना। इसके तहत क्या हुआ, ये पॉलिसी तैयार की थी बेटा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिलकर, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था बेटा समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना। किसकी ओर जाना, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना, यानी कि अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बदल दिया जाए और कदम रखा जाए पूंजीवाद की ओर, ठीक है। और इसमें एक पॉलिसी को अपनाया गया, मिल्कियत का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। क्या होता है, मालिकाना हक, यानी कि मिल्कियत अब किसे मिल गई बेटा, व्यक्तिगत रूप से। कैसे मिल गई, व्यक्तिगत रूप से। अभी तक सोवियत संघ में क्या चल रहा था कि किसी भी संसाधनों पर किसी का व्यक्तिगत रूप से अधिकार नहीं होगा, बल्कि संसाधनों पर कैसे होगा, सबका सरकारी अधिकार होगा। लेकिन इस चीज को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या किया गया, जी अब मिल्कियत व्यक्तिगत रूप से मिलेगी, यानी कि हर एक चीज पर व्यक्तिगत अधिकार मिलेंगे। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद बेटा इसके कुछ घातक परिणाम भी देखने को मिले, जो क्या थे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। पहला तो रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, ठीक है। दूसरा परिणाम क्या देखने को मिला बेटा, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट का मतलब जो रूस की मुद्रा रूबल थी वो डाउन होने लगी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं बेटा यहां से, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट के बाद माफिया वर्ग का उदय। वर्ग का उदय, माफिया वर्ग के उदय का मतलब क्या है, माफिया वर्ग के उदय का सबसे बड़ा कारण था बेरोजगारी का बढ़ना। यानी कि देखो एक काम हुआ था उसमें सबसे बड़ी गैरहाज सेल, क्या हुआ था, ये भी इसका परिणाम है, सबसे बड़ी गैरहाज सेल। सबसे बड़ी गैरहाज सेल का मतलब क्या था कि इसमें 90% उद्योगों, कितने, 90% रशियन उद्योगों को, 90% रशियन फैक्ट्रीज को औने पौने दामों का मतलब क्या होता है, बहुत कम कम रेट पर सरकारी से किसमें बेच दिया गया, प्राइवेट में। जैसे ही प्राइवेट में बेचा तो प्राइवेट के लोगों ने कर्मचारियों को निकालना शुरू किया और उससे बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी बढ़ते ही लोगों ने खाने पीने की तलाश में माफिया बनना शुरू कर दिया। माफिया का मतलब क्या होता है, देशुम। क्लियर हुई बात, यानी कि गुंडागर्दी पर लोग उतर आए। क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद बेटा गरीब और अमीर का अंतर बढ़ गया, गरीब और अमीर का अंतर बढ़ गया, यानी कि अब अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। फिर उसके बाद बेटा आप एक चीज लिख सकते हैं क्या, अमीर गरीब के अंतर बढ़ने के बाद, कि यहां से समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, ठीक है। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था के नष्ट होने का मतलब क्या है बच्चा, कि जो काम समाज कल्याण के लिए हो रहे थे, अब सब कुछ क्या हो चुका है यहां से प्राइवेट, तो अब समाज कल्याण का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर हुई बात। तो इतने सारे इसके परिणाम भी मैंने आपको बता दिए, विशेषताएं बता दी, शाब्दिक अर्थ बता दिया। उम्मीद करता हूं शॉक थेरेपी भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अगला टॉपिक है बेटा हमारा क्या, संघर्ष और तनाव की स्थिति। संघर्ष और तनाव की स्थिति। संघर्ष और तनाव की स्थिति का मतलब क्या है बेटा, संघर्ष और तनाव की स्थिति का मतलब है यहाँ पे कि अब एक ऐसी स्थिति आ गई कि सोवियत संघ तो टूट चुका है, उसके बाद जो पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य थे उनमें संघर्ष और तनाव दिखाई देने लगा। जैसे कि मैं बात करूं रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान क्या कर रहे थे बेटा, अलगाव की मांग कर रहे थे।
क्या कर रहे थे? अलगाव की मांग कर रहे थे। अलगाव की मांग का मतलब क्या है? अलग होने की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, अब अलग होने की डिमांड कर रहे थे तो देखो उस डिमांड को दबाने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को ने जिस गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी की, गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी की, इस गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी में कई लोगों की जान गई, मानव अधिकारों का बड़े स्तर पर उल्लंघन हुआ, लेकिन फिर भी डिमांड को दबाया नहीं जा सका। इससे साफ पता लग जाता है क्या कि जो भी डिमांड होती है उसे प्यार और अच्छे से निपटाना चाहिए। जैसे कि अभी आप सेकंड बुक पढ़ोगे ना, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसमें हम समझाएंगे कि किस तरीके से भारत ने टैकल किया ऐसी समस्या। क्लियर हुई बात? लेकिन फिर भी इनकी डिमांड को दबाया नहीं जा सका। एक एग्जांपल ये मिल जाता है तुम्हें, फिर एक मिल जाता है बेटा तजाकिस्तान का। पूर्व सोवियत संघ गणराज्य तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध की स्थिति रही। ठीक है, यानी कि 1991 से लेके 2001 तक। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आप याद रख सकते हैं क्या कि अजरबैजान है, एक अजरबैजान का एक गणराज्य है, नगर्नो कराबाख है। क्या है? नगर्नो कराबाख। अब वहां पे क्या हुआ बेटा? नगर्नो कराबाख में अर्मेनियाई लोग रहते हैं, वो जाकर अर्मेनिया में मिलना चाहते थे। कहां मिलना चाहते थे? अर्मेनिया में मिलना चाहते थे। ठीक है, जॉर्जिया के 2 प्रांत अलग होने की डिमांड कर रहे थे। फिर उसके बाद जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं, क्या हैं? मध्य एशियाई गणराज्य। वहां पर बड़े स्तर पर बेटा प्राप्ति हुई किसकी? खनिजों की। ठीक है, जिससे इन्हें लाभ तो पहुंचा, लेकिन बाहरी ताकतों का इंटरफेयर बढ़ गया। बाहरी ताकतों में समझते हो ना, आसपास के देश इस पर कब्जा करने की कोशिशें करने लगे। क्लियर है? फिर उसके बाद बेटा एक प्रांत है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक चेक और दूसरा स्लोवाकिया। क्लियर हो गई बात? ये कुछ टॉपिक्स थे बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो जल्दी से बेटा वीडियो अगर बहुत अच्छे से समझ आई हो तो यार 1 मिनट भी देरी मत लगाना। मुझे भी 1 घंटा लगा वीडियो बनाने में, आपको 1 मिनट लगेगा सब्सक्राइब करने में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट में जो भी डाउट हो पूछें। और अगर आपको लगता है जी सर हमारा डाउट कमेंट में क्लियर नहीं होगा, तो बच्चा आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हाय भेजें। ये जिम्मेदारी आपका भाई लेता है कि आपको कॉल बैक जरूर आएगा, और हमारी जो टीम बैठी हुई है वो उसका सोल्यूशन भी करेगी जो समस्याएं आपको आ रही है। और हाँ बेटा, अगर अदर यूट्यूब चैनल्स पे देखे ना तो नोट्स के पैसे लगते हैं, हम तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो। क्लियर हो गई बात? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना।